नमस्कार दोस्तों, यूपी टेक एस्पायरेंट्स 2026 में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कल हमने 10 क्वेश्चन का एक वीडियो डाला था, अपलोड किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से इसको शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चे को दंड देना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन डी है तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो आप लोग इसका अपने हिसाब से आंसर दीजिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे को दंड देना चाहिए? कभी नहीं देना चाहिए। बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए? ये भी कभी नहीं करना चाहिए। क्या हमें बच्चे को तत्काल घर वापस भेजना चाहिए? ये भी नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए। कब? जब बच्चा क्या है, समस्या को आपके पास लेके आता है, तो ऐसे बच्चे को हमें परामर्श देना चाहिए। आइए इसका व्याख्या पर जानते हैं। समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के होते हैं, जैसे चोरी करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे होते हैं ना। आप लोग अगर स्कूल में कभी पढ़े होंगे, अभी पढ़ाए होंगे, तो आपको ऐसे बच्चे देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार की हम लोग बात करते हैं। पहला है बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो ऐसे बालकों के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? परामर्श देना चाहिए। बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया जाना चाहिए। मधुर तथा सहयोगात्मक व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए है शैक्षिक संस्थानों के विकास से। ऑप्शन बी है छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ऑप्शन सी है छात्रों के वित्तीय विकास से। ऑप्शन डी है छात्रों के मानसिक विकास से। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? आप लोग अपने से सोच के बताइए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। हमें बच्चे का पूरा विकास करना है, जिसे हम लोग सर्वांगीण विकास करते हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब हर क्षेत्र में बच्चे का विकास होना चाहिए, उसे ही सर्वांगीण विकास कहते हैं। तो देख लेते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों की रुचि और अवधान से, छात्रों की सक्रिय सहभागिता से, छात्रों के क्रियाशील आदि से संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल, नाटक, निबंध, प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, अंताक्षरी आदि क्रियाएं आती हैं। जैसे हमसे पूछ सकता है कभी कभी पाठ्य सामग्री में क्या क्या आ सकती हैं, तो हमें खेल, नाटक, निबंध, प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, अंताक्षरी आदि क्रियाएं आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग बता ही देंगे, जो भी बच्चों ने डीएलएड कर रखा होगा तो उन्हें तो ये आता होगा। तो ऑप्शन ए है कोहलर, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है बीएस ब्लूम, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। तो किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया। उन्होंने किस चीज़ का सिद्धांत दिया है? तो बीएस ब्लूम ने अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, नहीं दोस्तों, बीएस ब्लूम ने क्या किया? शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कोई अधिगम सिद्धांत नहीं दिया था। उन्होंने क्या दिया था? शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था सन 1956 में। तो कभी कभी हमसे पूछ लेता है बीएस ब्लूम ने किस सन में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो आंसर क्या होगा? 1956। जबकि कोहलर हो गए, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये तीनों लोग क्या किए थे? अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया। जबकि ऑप्शन ए कोहलर, स्किनर और थॉर्नडाइक ये लोग अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं, लेकिन बीएस ब्लूम अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं। उन्होंने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था सन 1956 में। तो इस सन को भी आप लोग ध्यान दीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया। कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। ऑप्शन ए बालक का प्रवेश में न लेना। ऑप्शन बी है बालक का विद्यालय न जाना। ऑप्शन सी है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। ऑप्शन डी है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा, अवरोधन मतलब क्या होता है? रुक जाना। अवरोधन का मतलब क्या होता है? रुकना। जैसे कोई बच्चा असफल रहने से लिया जाता है, ठीक है,
तो अवरोधन का मतलब होता है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना क्या कहलाता है? अवरोधन कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी बालक का 1 वर्ष में अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक वर्ड होता है अपव्यय। क्या होता है? अपव्यय। अपव्यय का आशय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना होता है, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। तो हमसे ये भी पूछ सकता है अगली बार, अपव्यय का क्या मतलब होता है? तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। अपव्यय का आशय होता है बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना होता है। ठीक है, और इससे धन, समय सब बेकार चला जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग पढ़ेंगे। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन ए है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ऑप्शन बी है प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन सी है समापन कौशल, ऑप्शन डी है प्रदर्शन कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रस्तावना कौशल। हम क्वेश्चन क्या किया, किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण कहाँ आएगा? हमेशा प्रस्तावना कौशल में। प्रस्तावना लिखी जाती है तो पूर्व ज्ञान को ध्यान में रख के बताई जाती है बच्चों को। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इस कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है ताकि वह नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम परिस्थिति का निर्माण कर सके। शिक्षण में पाठ की प्रस्तावना से तात्पर्य है छात्रों व शिक्षकों के बीच मानसिक समरसता स्थापित करना। प्रस्तावना कौशल के घटक निम्नलिखित हैं। तो प्रस्तावना कौशल के कितने घटक हैं? 5 घटक हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है पूर्व ज्ञान से संबंध, सेकंड है आदंत ज्ञान से तुलना, थर्ड है प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन, चौथा है प्रश्नों में तारतम्यता और पांचवा है उद्दीपन प्रभाव। तो प्रस्तावना कौशल कितने घटक होते हैं? 5 घटक होते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हमें मिलान करना है। फिर देखिए आ गया पुस्तक और लेखक से संबंधित है। तो जैसा अभी पिछले हम लोग देखे थे 4 लेखक और 4 पुस्तक थी, अब अगला हम लोग देखते हैं। ये है तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन मतलब एक है एनिमल इंटेलिजेंस किसने लिखी है? गेस्टाल्ट ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। अब बी है पुनर्बलन की अनुसूची किसने लिखी है या फिर किसने दिया है? सारगर्भिता के नियम किसने दिया है? अनुकूलन का नियम किसने बताया है? इसे बताइए आप लोग, सोचिए क्या हो सकता है। देखिए मैं बताता हूँ। एनिमल इंटेलिजेंस जो है थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया है? एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, पुनर्बलन की अनुसूची किसने दिया? ये तो सबको आ रहा होगा, स्किनर। पुनर्बलन की अनुसूची किसने दिया? स्किनर। सारगर्भिता का नियम किसने दिया? इसमें थोड़ा सा आप लोग फंसे होंगे। तो सारगर्भिता का नियम है गेस्टाल्ट। और अनुकूलन का नियम किसने दिया? तो इसका आंसर क्या है? पियाजे। तो इसका सही जवाब पियाजे। तो एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर, सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट, अनुकूलन पियाजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए और इसको अपने कॉपी में एक जगह लिख लीजिएगा, जिससे एक जगह हो जाएगा। वैसे मैं आपको अलग अलग दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा एक जगह का, लेकिन फिर भी आप लोग भी लिखेंगे तो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए है अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है अंतर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी है निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन में क्या लिखा है? कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। तो इससे पता चल जाता है कि ये निरंतर चल रही है, जो कभी समाप्त नहीं होगी। तो इसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अंतः संबंध का सिद्धांत, बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। एकीकरण का सिद्धांत, विकास में पूर्ण से अंगों की ओर, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा है? पूर्ण से अंगों की ओर, पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। इसे ही एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब पूर्ण से अंगों की ओर, अंगों से पूर्ण की ओर जो गति निहित रहती है उसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। तो विकास में पूर्ण से अंगों की ओर और अंगों से पूर्ण की गति निहित रहती है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरना
वरण मतलब बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। मतलब बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण को मिलाकर होता है। ये वुडवर्थ का एक कथन है जिसमें ये बात बोली गई है कि वातावरण और वंशानुक्रम का विकास होता है, गुणनफल है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? ये तो सब लोग बता देंगे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सही जवाब 86वें संविधान संशोधन। अच्छा, इसका सन बताइए आप लोग क्या होगा? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका सन सब लोग याद कर लीजिए। इसका सन क्या था, कोई बताइए, कमेंट कीजिए। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। तो भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21A बनाया गया, जिससे शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादन के जनक थे। मतलब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, जनक कौन थे? ऑप्शन ए है मैकडूगल, ऑप्शन बी है अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन सी है सिम्पसन, ऑप्शन डी है विलियम जेम्स। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल थे। मैकडूगल ने अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में किया था। कब किया था? 1908 में किया था। इसको याद कर लीजिएगा, हमसे पूछ सकता है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1908 में। ठीक, इसको याद कर लीजिए आप सभी लोग, इसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। मैकडूगल ने अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत 1908 में प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। तो किस रूप में परिभाषित किया है? किस रूप में परिभाषित? मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 20। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने समयोगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? तो क्या हो जाएगा आंसर? कोल तथा ब्रूस ने। ऐसे ही पूछ सकता है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था किसने बताया है? तो कोल तथा ब्रूस ने। तो कोल तथा ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास की अनोखा काल बताते हुए लिखा है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर से मैं कल 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आप सभी को कुछ अच्छी जानकारी दूंगा, व्याख्या के साथ बताऊँगा हर चीज़। ठीक है, तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।